वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-41 एग्रीकल्चर में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है स्मूथ रोड लिमिटेड। तो क्वेश्चन का डाटा ये है कि स्मूथ रोड लिमिटेड हैड अ स्टॉक ऑफ 2000 काउज ऑन 1 जनवरी 2019। ऑन 1 May 2019, SRL purchased 750 cows at fair value of 56,000 per cow. Further rupees 2 million were incurred to transport the cows to the farm. तो एडिशनल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी लगी है। ऑन 1 अगस्त 2019, SRL imported cattle feed of rupees 24.6 million against 70% payment. SRL also paid 5% non-refundable taxes जैसे सेल्स टैक्स वगैरह हैं जो पे हुए हैं, और क्योंकि ये नॉन रिफंडेबल हैं तो ये उस इन्वेंट्री की कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाएंगे। The feed is specially designed to provide vital nutrients to cows that keep them healthy and improve the quality of their produce। ये सेंटेंस जनरली जस्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि हमने कैटल फीड क्यों बाई की है, लेकिन बेसिकली इसका अकाउंटिंग के ऊपर इस एक सेंटेंस का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। एट ईयर एंड 30% ऑफ द अमाउंट इज पेएबल, क्योंकि हमने 70% अमाउंट की पेमेंट की थी, वेयर एज 40% ऑफ द फीड इज अनयूज्ड। तो पेमेंट नहीं हुई, रिमेनिंग 30% की 70% की पेमेंट हो गई है। फर्दर डाटा क्या है? फॉलोइंग एवरेज फेयर वैल्यूज पर काउ आर अवेलेबल। तो 50,000, फिर 56,000, फिर 61,000 और फिर एवरेज जो साल की है वो 57,000 है। एज सच हम एवरेज फॉर द ईयर IS-41 में यूज़ नहीं करते। हमें वो जिस दिन हमने इस ईयर स्टार्ट की या जब हमने परचेज की होती हैं उस दिन की, या फिर किसी दिन अगर कोई एनिमल बॉर्न हुआ हो उसकी, या फिर ईयर एंड की चाहिए होती है। तो एवरेज एज सच हम यूज़ नहीं कर रहे होंगे। Auctioneer charge a 2% commission on fair value from seller. Further, there is a government levy of 3% at the time of purchase and 4% at the time of sale. सो बेसिकली सेलर के लिए तो जो लेवी पड़ गई वो 4% प्लस 2% पड़ गई। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जो है वो अपनी फेयर वैल्यू का 94% बन जाएगी, क्योंकि 2% कमीशन और 4% जो गवर्नमेंट की टैक्स हैं, लेवी है, वो टोटल 6% लेस होगा, तो फेयर वैल्यू का 94% बाकी बच जाएगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? जर्नल एंट्रीज इन SRL बुक टू रिकॉर्ड द अबव इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। तो हमने ये इंफॉर्मेशन अब रिकॉर्ड करनी है। हम सबसे पहले जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना लेते हैं, और फॉर्मेट बनाने के साथ ही फिर हम वन बाय वन सारी इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट करते जाएंगे। तो जर्नल एंट्रीज बनानी है हमने। सबसे पहले ये जो फर्स्ट लाइन है इसके अंदर हमें ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ये तो हमारे पास इसका बैलेंस आया होगा, इसकी जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। हम सबसे पहले देखते हैं 1 मई 2019 को। सो SRL परचेज 750 काउ, 56,000 पर काउ की फेयर वैल्यू पर। अगर आप नोटिस करें तो 1 मई को यहां पर भी फेयर वैल्यू वही दी हुई है, 56,000। तो इन 750 काउस को हमने रिकॉर्ड करना है, और इस पर हमें यह देखना होगा कि हमें पेमेंट कितनी करनी पड़ी होगी। तो पेमेंट करने के लिए तो हमें 3% परचेज के टाइम पर देना पड़ा होगा। तो हमने जो पेमेंट की होगी वो 3% एडिशनल की होगी। तो अब इसको अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करते हैं।
750 काउज 56,000 के हिसाब से 100% फेयर वैल्यू के पे किए, 3% जो परचेज के टाइम पर गवर्नमेंट लेवी पे करनी पड़ती है, तो ये टोटल अमाउंट हमारी बन गई 43.26 मिलियन। जितनी अमाउंट हमने पे की होती है उस पर हम बायोलॉजिकल एसेट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बायोलॉजिकल एसेट की इनिशियल रिकग्निशन भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर होती है, जिसका मतलब है कि हम जब रिकॉर्ड करेंगे तो हम 103% जो हमने अमाउंट पे किया इस पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि जिस तरह हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तो बनती है 94%, तो हम 94% अमाउंट लेंगे और उस पर रिकॉर्ड करेंगे। 750 काउस 56,000 की फेयर वैल्यू और 94% हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 6% कॉस्ट टू सेल बनती हैं, तो हमारा एसेट रिकॉर्ड होगा 39.48 मिलियन पर। अब यहाँ पर हमारे डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है, जो कि लॉस आ रहा है क्योंकि हमने पेमेंट ज़्यादा की है लेकिन एसेट कम वैल्यू का रिकॉर्ड करना है हमें IAS 41 को अप्लाई करते हुए। तो जो डिफरेंस है ऑफ 3.78 मिलियन का, ये हम लॉस के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। दिस इज कॉल्ड लॉस ऑन इनिशियल रिकग्निशन, और ये प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। नेक्स्ट इसी में है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। क्योंकि बायोलॉजिकल एसेट में जो एक्विजिशन कॉस्ट हैं या डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हैं वो इंक्लूड नहीं की जाती, तो ट्रांसपोर्टेशन पर जो कॉस्ट लगी है उसको सिंपली एक्सपेंस चार्ज करना पड़ेगा। ये भी फर्स्ट में को हम रिकॉर्ड कर देते हैं। तो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस डेबिट एंड कैश और बैंक क्रेडिट। अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है कि 2 मिलियन है। फिर हम चलते हैं 1 अगस्त 2019 को, जब कैटल फीड हमने इंपोर्ट की है। इसमें हमें जो डाटा नोट करना है कि वैल्यू है 24.6 मिलियन, पेमेंट हमने की है 70%, 30% तो ईयर एंड तक भी पेएबल ही है, तो उसकी फर्दर कोई एंट्री नहीं होगी, और 5% नॉन रिफंडेबल टैक्सेस भी पे किए हैं। ये पेड हैं, ये पेएबल नहीं है। डेट हम नोट कर लेते हैं 1 अगस्त 2019। अब कैटल फीड जो है वो रिकॉर्ड होगा 100% अपनी अमाउंट पर, प्लस 5% नॉन रिफंडेबल टैक्सेस भी ऐड होंगे। इन्वेंट्री की कॉस्ट में नॉन रिफंडेबल टैक्सेस भी ऐड होते हैं। तो 24.6 मिलियन में 5% टैक्स वाला ऐड करके ये बनते हैं 25.83 मिलियन। अब जो हमारी अमाउंट होगी पेएबल की वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो कि 24.6 मिलियन का 30% बनती है, दैट इज 7.38 मिलियन। जो बाकी अमाउंट होगी वो हमने ऑब्वियसली पे कर दी है, तो बैंक या कैश उसके अंदर हमारा क्रेडिट हो जाएगा, और रिमेनिंग अमाउंट बनती है 18.45 मिलियन। अच्छा, इसको अगर आप अलग से भी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसका तरीकेकार ये होगा कि 24.6 मिलियन का 70% और जो 5% एडिशनल टैक्स है वो सारा आपने पे कर दिया है। तो इस 18.45 मिलियन में 70% वो अमाउंट शामिल है जो 24.6 मिलियन का बनती है, और 5% टोटल अमाउंट का जो आपने टैक्स पे किया है वो भी इसमें शामिल है। तो ये हमारी एंट्री कंक्लूड हो जाएगी। नेक्स्ट हम आते हैं तो ईयर एंड पर, क्योंकि दरमियान में तो सिर्फ ये बताया हुआ है कि फीड जो है वो किस लिए ज़रूरी है। 40% फीड अनयूज्ड है। हम क्योंकि पीरियोडिक इन्वेंट्री के हिसाब से एंट्री कर रहे हैं, हमने उसे एक्सपेंस या परचेज के तौर पे ट्रीट किया कैटल फीड को, तो अब हमें जितना फीड यूज़ नहीं हुआ उसकी इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट करनी है। तो 40% फीड अनयूज्ड है, तो इसकी एंट्री करेंगे ईयर एंड पे। ईयर एंड है 31 दिसंबर 2019 पे। तो इन्वेंट्री जो हमारे पास बची है वो जो हमने इन्वेंट्री जितना टोटल खरीदी थी उसका 40% बची है, 10.332 मिलियन।
और इतने से हमने, क्योंकि एक्सपेंस तो फुल अमाउंट का पहले रिकॉर्ड किया था, जितने की इन्वेंट्री हमारे पास बच गई है उतने का एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, तो वो हम क्रेडिट कर दें। अब चलते हैं, तो फेयर वैल्यूज हमें गिवन है और बायोलॉजिकल एसेट्स जो कि काउज हमने रिकॉर्ड की हुई हैं उनको मैयर होना चाहिए ईयर एंड की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया 94% बनेगी 6% की कॉस्ट टू सेल लेस करके, लेकिन ईयर एंड पर फेयर वैल्यू क्या है 61,000। और ईयर के स्टार्ट पर जो हमारे पास 2000 काउज थी उनको भी देखना पड़ेगा, उनके ऊपर भी चेंज आएगा। ये 1 जनवरी को हमारे पास मौजूद थी, इनकी जो फेयर वैल्यू 1 जनवरी को थी दैट वाज 50,000। तो कुछ कॉज की वैल्यू 50 से बढ़कर 61 हो गई है और कुछ की जो हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज की हैं उनकी वैल्यू 56 से बढ़कर 61 हो गई है। तो इन दोनों को हम अब अकाउंट फॉर करेंगे। तो हम ईयर एंड पर एंट्री डालेंगे 31 दिसंबर 2019 और हमने बायोलॉजिकल एसेट्स को रिकॉर्ड करना है, क्योंकि वो इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, वैल्यू बढ़ी है, और हमारा गेन ऑन रीमेजरमेंट क्रेडिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट से होगा उसके लिए हमें एक वर्किंग करनी पड़ेगी, तो वर्किंग डेवलप कर लेते हैं। फॉर गेन ऑन रीमेजरमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट। अब ईयर एंड पर अगर हम नोटिस करें तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ काउज है वो 2750 बनता है। कैसे? क्योंकि 2000 काउज हमारे पास साल के शुरू में थी और 750 हमने फिर ड्यूरिंग द ईयर परचेज की। वैल्यू ईयर एंड पर 61,000 है और 94% लेंगे क्योंकि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल लेना, दैट इज 157.685 मिलियन। अब ये तो ईयर एंड की वैल्यू आ गई, हमें चाहिए कि गेन कितना आया है रीमेजरमेंट पर, तो हमें देखना पड़ेगा कि इन्हीं आइटम्स की पहले वैल्यू क्या थी। तो जो ओपनिंग टाइम पर हमारे पास एसेट्स हैं वो 2000 काउज हैं, तब 50,000 की फेयर वैल्यू थी, 94% लिया ताकि कॉस्ट टू सेल लेस हो जाए, दैट इज 94 मिलियन। फिर जो हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज की हैं ऑन 1 मई 2019 उनको हमने ऑलरेडी यहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ है 39.48 मिलियन पर। तो यहाँ से इनकी वैल्यू ले लेते हैं, टोटल ले लेंगे, टोटल बनता है 133.48 मिलियन और अब डिफरेंस ले लेंगे। $24.205 मिलियन ये हमारा गेन आ गया और ये गेन हम अपनी एंट्री के अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे 24,205,000 मिलियन पे। तो इस तरह से हमारी पूरे साल में जो ईयर एंड तक एंट्रीज बनती हैं वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कंप्लीट हो गई हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।